कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। 2 दिन के बाद मैं अपने हेडक्वार्टर में पहुंच गया था। वहां जाकर एक मर्तबा फिर उस्ताद सादिक का गम ताजा हो गया। मिशन पूरा करने की खुशी से उस्ताद सादिक के बिछड़ने का नुकसान ज्यादा महसूस हो रहा था, मगर मेरे सीनियर्स मुतमईन थे क्योंकि शहादत की मौत एक बहुत बड़ा एहसास है। एक दिन हेडक्वार्टर में गुजार कर मैंने छुट्टी ली और घर को सिधारा। मेरा ताल्लुक तिलागंग के एक मजाफाती गांव से है। फौज में भर्ती होने के साथ मैंने शादी कर ली थी, लेकिन हनूज औलाद की नेमत से महरूम था। माहीन मेरी दूर पार की रिश्तेदार थी। ये अलग बात कि शादी से पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद हमारे दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई थी गोया हम दोनों पैदा ही एक दूसरे के लिए हुए हैं। अम्मी जान मेरे बचपन ही में वफात पा गई थी। उनके इंतकाल के बाद अब्बू जान ने दूसरी शादी नहीं की थी। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी, बस वही काश्त करके वो मेरा और अपना पेट पालते थे। FSC करने के बाद अब्बू जान का इरादा था कि मैं मजीद तालीम हासिल करूं, मगर मैंने वालिद साहब पर मजीद बोझ बनना गवारा न किया और पाक आर्मी में भर्ती हो गया। दौरान ट्रेनिंग ही मेरी निशानेबाजी की सलाहियत खुलकर सामने आ गई थी। यूनिट में जाने के बाद निशानेबाजी के मुकाबलों की वजह से मेरी इस सलाहियत में मजीद निखार आया और फिर इसी सलाहियत को देखकर मुझे स्नाइपर कोर्स के लिए कोयटा जाना पड़ा। वो कोर्स मैंने इम्तियाजी नंबरों से पास किया और इस कोर्स में अच्छी पोजीशन लेने की वजह से मजीद ट्रेनिंग के लिए मुझे स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कमांडोज के पास भेज दिया गया। वहाँ भी मेरे निशानेबाजी की सलाहियत ने दूसरों को मुतासिर किए रखा और फिर इस कोर्स में भी नुमाया पोजीशन हासिल करने के बाद मुझे खुसूसी स्नाइपर टीम की ज़ेर निगरानी तरबियत दी जाने लगी। इस मरतबा हमारे उस्ताद वो थे जिन्होंने ट्रेनिंग से ज्यादा अमली मैदान में वक्त गुजारा था। वो असबाक पढ़ाने से ज्यादा हमें वाकयात सुनाते थे, ऐसे वाकयात जो उनके साथ बीत चुके थे, और हर वाकया कोई ना कोई सबक लिए होता था। इस कोर्स में भी मेरी कारकर्दगी पिछले कोर्सों की तरह शानदार रही और मुझे अपने उस्ताद के साथ ही पेशावर स्नाइपर बनने का मौका मिल गया। और फिर एक दिन मुझे अपने पहले मिशन के लिए सरहद पार जाना पड़ गया, जिसकी कहानी आप गुज़श्ता एक साथ में सुन चुके हैं। मैं जोहर के वक्त घर पहुंचा था। मुझे देखते ही माहीन खिल उठी और उसके चेहरे पर कौसे कज़ाह के रंग झिलमिलाने लगे। अबू जान ने भी मुझे छाती से लगाकर खूब भेंचा था। अबू जान के कमरे से बाहर जाने के बाद मैं माहीन को मुखातिब हुआ। बहुत खुश नजर आ रही हो। वो हंसी गमगीन तो आप भी नहीं लग रहे। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि छुट्टी मिली है, चंद दिन आराम करूंगा। और तुम? वो नाज से बोली, झूठा। झूठी होगी तुम। उसे अपने करीब करते हुए मैंने वालिहाना लहजे में कहा, वाकई सच कहते हैं कि कायनात की रौनक और रंगीनी औरत के दम कदम से है। अगले दिन नाश्ता करके मैं घर से निकला। मेरे दोस्तों की तादाद महदूद सी थी। इनमें से भी 1-2 ही खत चिट्ठी डाल दिया करते थे, वरना तो छुट्टी आते ही मुलाकात हो पाती। उस वक्त मोबाइल फोन इतना आम नहीं हुआ था। खाल लोग ही मोबाइल रखते थे। गो मोबाइल फोन मेरी पहुंच से बाहर नहीं था, लेकिन अभी तक मुझे ये फजूल खर्ची ही लग रहा था। अपना सबसे करीबी दोस्त उवैस मुझे उसके घर के बाहर ही मिल गया। अरे शानी, क्या बात है यार? मेरा ख्याल है खत मिलते ही तुम भागे चले आए हो। खत? मेरे लहजे में हैरानी थी। मेरा खत नहीं मिला। मैंने कहा, खत तुमने पोस्ट कब किया था और खैर तो है ना? वो बोला, परसों। वाह, परसों तुमने खत भेजा और कल मुझे मिल गया, क्या बात है? वो सर खुजाते हुए खिफ़त से बोला, मैंने सोचा शायद तुम मेरी वजह से छुट्टी आए हो। मैंने कहा जरूर आता, मगर अब तो मैं रूटीन की छुट्टी में आया हूँ। बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम छुट्टी आ गए हो। मैंने कहा, अब वजह भी फूटो। वो खुशी से झूमते हुए बोला, हफ्ते को मेरी शादी है। मैंने कहा, शादी? क्यों, वो सवाबी वाली का क्या बना? वो खुशी से चहका, उसी से तो है ना। मैंने खुशगवार हैरत से पूछा, भला वो कैसे? बोला, वो ऐसे कि अब्बू जान मान गए और रिश्ता लेकर सवाबी पहुंचे। इरम के वालिद तो पहले से राजी थे और अब तुम्हारी दुआ से हफ्ते के दिन तुम्हारा भाई अपनी इरम को लाने वाला है। मैंने खुलूस से दिल से कहा, मुबारक हो यार। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी और ऐसा क्यों ना होता कि वो अपनी मोहब्बत पाने में कामयाब हो गया था। मोहतरमा इरम नसीब खान से उसकी मुलाकात रावलपिंडी में हुई थी। उवैस का वालिद तिलागंग से ताज़ा सब्जी रावलपिंडी सब्जी मंडी ले जाया करता था। इस काम में उवैस उसका हाथ बटाता। कभी कभार सब्जी मंडी से वापसी पर वो वालिद से इजाजत लेकर रावलपिंडी शहर में घूमने निकल जाता। एक बार रावलपिंडी राजा बाजार में बहनों के लिए शॉपिंग करते उसकी नजर इरम पर पड़ गई, जो अपनी वालिदा के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। इरम का वालिद नसीब खान पाक आर्मी में हवालदार था और उसने अपनी फैमिली रावलपिंडी में ही रखी हुई थी। इरम को देखते ही उवैस पहली नजर में उस पर फिदा हो गया और फिर अपनी शॉपिंग भूलकर माँ बेटी के ताक़ुब में हो लिया। औरत जात इस मामले में बहुत हसास होती है। इरम खूबसूरत थी, बाजार में घूरने वालों की कमी भी नहीं थी कि ये मर्द की ओबाश फितरत का खासा है, मगर किसी का यूं मुसलसल घूरना और पीछा करना उसकी नजरों से ओझल न रह सका। पहले पहल तो वो घबराई, मगर उवैस की आंखों में जो जज्बा था उसे पहचानते ही वो शांत हो गई। उवैस भी अच्छा खासा खुश शक्ल है,
जल्द ही इरम भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी और जब उसकी माँ खरीदारी की तरफ मुतवज्जे होती तो वो अपनी दिलकश मुस्कुराहट उवैस पर निछावर करने लगती। हौसला पाकर उवैस ने ताक़ुब का सिलसिला जारी रखा। जब वो माँ बेटी वापस हुई तो वो भी उनके पीछे हो लिया। जिस सुजुकी में वो बैठी वो उसके पीछे लटक गया। आखिरी स्टॉप का किराया देकर वो उस जगह उतर गया जहाँ वो माँ बेटी उतरी और जब वो एक क्वार्टर में दाखिल हुई तो एक अजीब पागलपन के साथ उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। नसीब खान बाहर निकला तो उवैस ने चंद मिनट बात करने की इजाजत मांगी और फिर अपना मुकम्मल तारुफ करवा कर बता दिया कि उसने आज उसकी बेटी को बाजार में देखा और उसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा है और अब अगर नसीब खान इजाजत दे दे तो वो अपने वालिद को उसके पास भेज दे। नसीब खान उसकी बात सुनकर शिश्तर रह गया। किसी पठान के सामने इस बात का एतराफ कि वो उसकी बेटी और बीवी के ताक़ुब करते उसके घर तक पहुँचा है बड़े हौसले, जुर्रत और दलेरी की बात थी। मगर इश्क अजब चीज है, उसके दामन में बुज़दिली की जगह नहीं। नसीब खान चंद लम्हे तो कुछ बोलने के काबिल न रहा और फिर फकत इतना कह सका, जवान पता भी है कि क्या कह रहे हो? उवैस ने सादतमंदी से कहा, जी सर, मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने के लिए आया हूँ। आप मना कर देंगे तो वापस लौट जाऊंगा और उसके बाद अगर मुझे कभी यहाँ देख लिया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बोले, देखो जवान, आप बहुत बड़ी जुर्रत का इजहार कर चुके हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ और फिर मैं रिवायती बाप भी नहीं हूँ कि बेटी की मर्जी जाने बगैर उसकी शादी कर दूं। बोला, आप पूछ लें बेटी से, यकीनन वो मेरे ताक़ुब से बेखबर नहीं होगी। और नसीब खान ने भी उसे शिश्तर कर दिया। उसने भी उसी वक्त बेटी को बैठक में बुला लिया और पश्तो की बजाय उर्दू में उससे पूछा कि आया वो उवैस को जानती है। उसने नफी में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। इसने आज तुम्हें बाजार में देखा है और अब अपने वालिद साहब को यहाँ लाना चाहता है। क्या मैं इसे वालिद को बुलाने की इजाजत दे दूं? इस मर्तबा इरम का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। मुंह से कुछ कहे बिना उसने सर को झुका लिया। ठीक है बेटी, जाओ। बेटी को वापस भेजकर वो उवैस को मुखातिब हुआ, जवान, आपका ये फेल अजीब लगता है मगर मुझे अच्छा लगा। आपने आजकल का बेहुदा तरीकाकार अपनाने की बजाय सादा और सच्चा तरीका अपनाया और ये इस बात का मजहर है कि आपके मन में कोई खोट या मैल नहीं है। आप मेरी बेटी को भी वरगलाने की कोशिश कर सकते थे मगर आपने ऐसा न किया। जाओ, अब अपने वालिद को राजी करने की कोशिश करो। मेरी तरफ से हाँ है। उवैस खुशी से फूला न समाते हुए वापस आ गया। घर आकर उसने वालिद से बात की मगर वो उसकी शादी कहीं और करने का सोचे हुए थे। उसने खुला इनकार कर दिया। 2-3 दिन बाद उवैस ने रावलपिंडी जाकर नसीब खान को सारी बात बता दी और ये भी कहा कि वो इरम के अलावा कहीं शादी नहीं करेगा। अगर नसीब खान उस पर थोड़ी और मेहरबानी करे और उसे चंद माह की मोहलत दे दे ताकि वो अपने वालिदैन को राजी कर सके। नसीब खान ने इस मर्तबा भी बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए उसे साल भर की मोहलत दी थी और उसके साथ अपने आबाई घर का पता भी उसके हवाले कर दिया कि उसकी सर्विस के फकत 6 माह बकाया थे। उवैस उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस आ गया और उसके बाद वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ रहा कि अपने वालिद को राजी कर सके। वो सादतमंद बेटा था, बाप की इजाजत के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। वालिद कब तक जवान बेटे की ख्वाहिश को टालता। आखिर 11 माह उवैस की मुसलसल मिन्नत समाजत ने उसे राजी होने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान उवैस ने नसीब खान से राब्ता मुनक़ता नहीं किया था। वो बाकायदगी से महीने 15 दिन के बाद नसीब खान से मुलाकात के लिए उसके गाँव जाता रहा। नसीब खान का ताल्लुक सवाबी के मशहूर गाँव शेवा से था और जब वो रिटायर होकर अपने गाँव चला गया तो वहाँ भी उसका आना जाना लगा रहा और अब वो मुझे कामयाबी की नवीद सुना रहा था। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि उसकी राह की सारी रुकावटें दूर हो चुकी हैं। हफ्ते की सुबह सवेरे सवेरे ही हमारा काफिला शेवा गांव की तरफ रवाना हुआ। 5 बड़ी बसों के अलावा 2 वैगनें और 4 कारें भी थीं। 3 बसों में औरतें सवार थीं। नौजवान लड़के बसों की छतों पर बैठे बैठे ढोल की थाप और शहनाई की सुरीली आवाज पर थिरक रहे थे। लड़कियों की बसों में भी ढोलक की आवाज के साथ नौजवान लड़कियों की तालियों की आवाज एक तसलसल के साथ सुनाई दे रही थी। कुछ सुरीली और कुछ बेसुरी आवाजें भी गीतों की शक्ल में बुलंद हो रही थीं। उवैस के तमाम दोस्त एक ही वैगन में बैठे थे। सवाबी शहर से गुजरते हुए हम 8:30 बजे के करीब शेवा पहुंच गए थे। शेवा सवाबी से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर है और काफी बड़ा गांव है, बल्कि उसे शहर कहना ही मुनासिब होगा। पठानों ने रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए बारात के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। सबसे पहले मेहमानों की तवाज़ो मौसम की मुनासिबत से ठंडे मशरूबात से की गई और उसके बाद निकाह पढ़ाया गया। निकाह के इख्तिताम पर खाने का बंदोबस्त किया गया। पुरतकल्लुफ खाने के बाद रुखसती होना थी, मगर इससे पहले दुल्हन वालों ने एक छोटी सी शर्त रख दी कि रुखसती उस वक्त होगी जब दुल्हा या उसके दोस्तों में से कोई फायर के जरिए मतलूबा हदफ को निशाना बनाएगा। उवैस के दोस्तों ने बड़ी खुशी से ये शर्त कबूल की और मैदान में उतर आए। गांव के नजदीक ही एक छोटी सी पहाड़ी मौजूद थी। दुल्हन वाले बारात को लेकर पहुंच गए। गो नसीब खान जवान लड़कों को मना करता रहा कि ये तरीका पठानों में राइज है
पंजाब में इसका कोई तसव्वुर नहीं, मगर जवान उसकी कहाँ सुनने वाले थे। सबसे ज्यादा पुरजोश उसका सगा भतीजा था जो उवैस ही का हम उम्र था। लगता था इरम की शादी से उसे कोई खास तकलीफ पहुंची थी और अब उसका कुछ न कुछ तदारुक वो बारात की बेइज्जती करके चुकाना चाहता था। पहाड़ी की बुनियाद में आसपास की जमीन से थोड़ी उभरी हुई जगह पर एक मुरब्बा फुट का एक शीशा लगाया गया और करीबन 300 मीटर दूर से उसे निशाना बनाना था। इस शीशे को हिट करने के लिए आप लोगों के पास 10 गोलियां हैं। रहमत खान ने फकरिया अंदाज में एक क्लैशनकोफ दुल्हा की तरफ बढ़ाई। आप खुद फायर करना चाहें या आपका कोई दोस्त अपनी महारत का सबूत देना चाहे, ये आप पर मुनसिर है। लेकिन अगर 10 गोलियों में निशाना न बना सके तो फिर दुल्हन लेने के लिए आपको कल आना पड़ेगा और ये हमारी रिवायत है। नहीं, ये रिवायत हमारे पंजाबी भाइयों पर लागू नहीं होती। नसीब खान ने जल्दी से अपने भतीजे की तरदीद की। चाचा जान, रिवायत तो रिवायत होती है और लड़के वालों के लिए लड़की के खानदान की रिवायात का पास करना जरूरी होता है। उवैस का वालिद जल्दी से बोला, हाँ, मगर कोई ऐसी रिवायत हो जिस पर अमल भी किया जा सके। हमारे जवान हथियारों से जरा दूर ही रहते हैं, हालांकि हथियार मर्द का जेवर है। यकीन मानो अगर मैं अपने गांव की कोई लड़की बुला लूं तो 10 गोलियों में तो वो भी इस शीशे को निशाना बना लेगी। नसीब खान ने अपने भतीजे को डांटा। रहमत खान, गलत बात, मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। चचा जान, मर्दों से मर्दानगी की तवक्को ही की जा सकती है। रहमत खान ने नसीब खान की बात को दरखोर एतना नहीं समझा था। उवैस ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। मैं जानता था कि वो फायर की अबजद से भी वाकिफ नहीं है। हमारे बाकी दोस्त भी इस मामले में कोरे थे, लेकिन रहमत खान की बात ऐसी नहीं थी कि हमें गुस्सा न आता। उवैस ने सर झटकते हुए क्लैशनकोफ पकड़ी, निशाना लगाने की जगह की तरफ बढ़ा। 1 मिनट उवैस, मैं उसे रुकने का इशारा करके रहमत खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। रहमत खान, क्या अच्छी निशानाबाजी का मुजाहरा ही मर्दानगी की इलामत है? उसने इस्तेहजाई अंदाज में कहा। हाँ, हमारे यहाँ है तो। मैंने पूछा, मतलब जो आपसे अच्छा निशानाबाज होगा वो आपसे बेहतर मर्द होगा? बोला, बेशक, मगर आप लोगों में यकीनन कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे अच्छा तो क्या सिर्फ मर्द होने का सबूत ही दे दे। उसकी बात पर हमें तो क्या, नसीब खान को भी गुस्सा आ गया था। रहमत खान, तुम हद से बढ़ रहे हो। चलो, कोई निशानाबाजी नहीं होगी, बेटी का बाप हूं मैं और मैं अपनी बेटी के लिए कोई ऐसी शर्त जरूरी नहीं समझता। रहमत खान बोला, चाचा जान, आपकी बेटी हमारी भी कुछ लगती है और उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं कि हम अपनी रिवायात दूर छिटकने पर मजबूर हो जाएं। नसीब खान गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। बदतमीज, मगर मैंने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। 1 मिनट चचा जान, आप गुस्सा ना हो, मैं मसला हल कर देता हूँ। ये कहकर मैंने उवैस के हाथ से क्लैशनकोफ लेकर कहा, रहमत खान, अब जबकि आपने हमें मर्दानगी का सबूत देने पर मजबूर कर ही दिया है तो जरा इस शीशे के दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले पर 2 शीशे और भी गाड़ दें। उसने इस्तेहजाई लहजे में पूछा, तो आप 10 गोलियों से 3 शीशों को निशाना बनाएंगे? मैं मुसिर हुआ, आप शीशे तो लगवाएं। उसने अपने एक दोस्त को 2 शीशे देकर हदफ की तरफ दौड़ा दिया। बारात में मौजूद लोगों में जोश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अब बात आम रिवाज से हटकर चैलेंज की तरफ फिर गई थी। उवैस की आंखों में इस्तिराब हलकोरे ले रहा था, और क्यों ना होता कि उसकी दुल्हन का मामला था। वो लड़की जो जाने कब से उसके ख्वाबों में बसी हुई थी, एक फरसुदा रिवायत की वजह से उसके मिलने में 24 घंटे की ताखिर होने वाली थी। गो वो मेरे बारे में जानता था कि फौजी होने के नाते मैं राइफल के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हूँगा, मगर फिर भी इतनी दूर से छोटे से शीशे को निशाना बनाना उसे निहायत मुश्किल नजर आ रहा था। उस लड़के के वापस आते ही मैंने क्लैशनकोफ की मैगजीन उतार कर मैगजीन में भरी तमाम गोलियां बाहर निकाली और फिर रहमत खान की तरफ 5 गोलियां फेंक कर मैंने बाकी की 5 गोलियां मैगजीन में भर ली। रहमत खान ने तंजिया लहजे में पूछा, तो आप 5 गोलियों से 3 शीशों को निशाना बनाएंगे? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं, 2 गोलियां सिर्फ क्लैशनकोफ को जांचने के लिए हैं, इसलिए पहली 2 गोलियां मैं किसी पत्थर पर फायर करूंगा। जब मर्द होने की निशानी ही दुरुस्त निशाना लगाना है तो फिर किसी गोली को खता नहीं जाना चाहिए। दोस्त, बढ़के मारना बहुत आसान है। इस मर्तबा रहमत खान के लहजे में पहले वाला इस्तेहजा गायब था। बोला, लेकिन जहाँ से 3 गोलियों पर 3 शीशे तोड़ना नामुमकिन है। मैंने कहा, ये मेरा दर्द सर है, और मैं जमीन पर बैठ गया। अच्छा, अगर आपने 3 गोलियों में एक भी दुरुस्त निशाना लगा दिया तो अगर तीनों हिट न हुई तो हम खाली हाथ जाएंगे। मैंने उसकी बात पूरी होने न दी थी। उवैस ने घबराहट भरे लहजे में मुझे पुकारा, ज़ीशान। मैं पूरे एतमाद लहजे में बोला, फिक्र मत करो उवैस, आज मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा। मेरी बात ने नसीब खान और इर्द गिर्द मौजूद उसके काफी रिश्तेदारों के चेहरों पर फखरिया मुस्कुराहट बखेरती थी। अगर मेरी अपनी राइफल होती तो ये हदफ निहायत आसान था, मगर किसी दूसरे की राइफल से हदफ को निशाना बनाना निहायत मुश्किल होता है। 300 गज का फासला एक स्नाइपर के लिए न होने के बराबर है, लेकिन राइफल निशानाबाजी में बहुत अहम किरदार अदा करती है।
यहाँ आपको बताते चलें कि अच्छी निशानाबाजी एक मुकम्मल साइंस है। इसमें जहाँ एक फायर करने वाले को बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, वहीं हथियार की अहमियत भी अपनी जगह मुसल्लम है। आर्मी में किसी भी फायरिंग मुकाबले या आम रूटीन की फायरिंग से पहले जवान अपने हथियार को सिफर करते हैं। सिफर करने से मुराद हथियार को एडजस्ट करना होता है ताकि गोलियां सही निशाने पर लग सकें। इस मामले में स्नाइपर तो बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। एक स्नाइपर कभी भी अपनी राइफल दूसरे को इस्तेमाल के लिए नहीं देता। यकीनन एक अच्छे निशानाबाज के लिए मेरी पोजीशन का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। खैर, मुझे अपने तजुर्बे पर भरोसा था। मैंने 100 गज दूर पड़े एक छोटे से पत्थर पर निशाना बांधा और सांस रोकते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोली पत्थर के दाएं कोने पर लगी थी, इस वजह से पत्थर 1 गज बाएं जा पड़ा था। गोया क्लैशनकोफ दाएं मार कर रही थी। मैंने दोबारा उसी पत्थर के बाएं कोने पर निशाना बांधा। इस मर्तबा गोली पत्थर के दरमियान में लगी और पत्थर 2 टुकड़ों में बट गया। मैंने पीछे मुड़कर रहमत खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, पहले दाएं वाला शीशा, फिर दरमियानी और आखिर में बायां, और सामने मुड़कर निशाना साधने लगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि उस वक्त हवा बिल्कुल साकिन थी, वरना हवा फायर पर बहुत ज्यादा असर डालती है। सोने पर सुहागा के सूरज भी मेरी पीठ पर पीछे चमक रहा था, जो निशानाबाजी को मजीद तकवीत देता है। क्लैशनकोफ की रियर साइट पर 1200 तक की रेंज लगाई जा सकती है, मगर एक इंसानी आंख टेलीस्कोप या किसी दूसरे खारजी जरिए के बगैर 300 से 400 मीटर तक सही निशाना लगाने की सलाहियत रखती है। हथियार भी उमूमन इस नहज पर तैयार किए जाते हैं। 300 मीटर के बाद शिस्ती नुक्ता और गोली के मिलाप में फासला बढ़ने लगता है। यूं तो गोली बहुत ज्यादा फासले तक जा सकती है, मगर निशाने की दुरुस्ती निशानेबाज के मुंतखब किए गए फासले तक होती है। मसलन अगर आर्मी में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल G3 को देखें तो उसकी कारकर्दगी की रेंज 300 मीटर है। अगर उसी G3 के साथ टेलीस्कोप साइट लगा दें तो उसकी कारकर्दगी की रेंज 600 मीटर हो जाती है, जबकि G3 की गोली 3.5 किलोमीटर तक एक इंसान की जान ले सकती है। लेकिन 3.5 किलोमीटर तक गोली को मुंतखब हदफ तक पहुंचाना नामुमकिन है, बल्कि कारगर रेंज के बाद हदफ का तयन गोली खुद करती है। गो बहुत पुराने फायर करने वाले कारगर रेंज के बाद 200 मीटर तक अपने तजुर्बे से कुछ न कुछ अंदाजा लगाकर जरूर कामयाब फायर कर लेते हैं, मगर ये उनका जाती तजुर्बा होता है। आम लिखाई पढ़ाई में ये बात नहीं आती। क्लैशनकोफ की कारगर रेंज भी 300 मीटर है। पत्थर को निशाना बनाने के लिए मैंने 100 मीटर की रेंज लगाई थी। शीशा चूंकि 300 गज दूर था, इसलिए मैंने 300 की रेंज लगाकर रेयर साइड की V से फ्रंट साइड की टिप को देखते हुए शीशे के बाएं किनारे का निशाना बांधा। मैं जमीन के ऊपर बैठा था और मेरी कोहनियां अपने घुटनों पर टिकी हुई थी। हथियार को हदफ के मुतवाजी थामते हुए मैंने सांस रोका और ट्रिगर को आराम से प्रेस कर दिया। धमाके की आवाज के साथ दाएं शीशे की किरचियां हवा में बिखर गई थी। वहां मौजूद अफराद के लबों से तहसीन आमेज आवाजें बुलंद हुईं। अपनी पोजीशन बदले बगैर मैंने क्लैशनकोफ के मजल को थोड़ा बाएं घुमाया और ट्रिगर दबा दिया। दरमियानी शीशे की किरचियां पहले वाले शीशे के साथ मिक्स हो गईं और फिर तीसरे फायर के साथ मैंने तीसरा शीशा भी तोड़ दिया। लोगों ने तहसीन आमेज नारे बुलंद किए। सबसे पहले उवैस मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गया। शुक्रिया शानी, उसने जज्बात से बोझल आवाज में कहा। उसके बाद नसीब खान और फिर लोगों का तांता बंद गया था। अच्छा निशानेबाज पठानों के लिए हीरो की मानिंद होता है, क्योंकि हथियार से पठान की मोहब्बत उसके खून में शामिल है। रहमत खान ने भी फीके दिल से मेरी तारीफ की थी। वो मुझसे मरूब तो हो गया था, मगर उसके साथ उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत का पैगाम भी साफ पढ़ा जा सकता था। खैर, मुझे उससे कुछ लेना देना तो था नहीं कि मैं उसकी नफरत या मोहब्बत को खातिर में लाता। गो उसे कहने के लिए मेरे पास काफी जखीरा अल्फाज मौजूद था, मगर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मेरी निशानेबाजी का अमली मुजाहिरा ही काफी था। उसके बाद वो हमारी रवानगी तक मुझे नजर नहीं आया था। एक साहब ने नजदीक आकर मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई साहब, आज तो आपने यूसुफ खान की तरह लड़की वालों की मुंह मांगी शर्त पूरी की है। मुझे यूसुफ खान की कहानी का तो इल्म नहीं था, मगर मैंने हंसकर उसका शुक्रिया जरूर अदा कर दिया। दुल्हन को उसकी रिश्तेदार औरतें पकड़कर बाहर लाईं और कार में बिठाने लगी। दूसरी औरतें और मर्द भी बसों वगैरह में बैठने लग गए थे। मैं अपनी वैगन की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैंने जल्दी से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे अंदाजा था कि वो मेरी निशानेबाजी पर मुझे सराहने वाला कोई होगा, क्योंकि काफी अनजान आदमियों ने बड़ी मोहब्बत और चाहत से मेरी पीठ थपकने के साथ मुझसे बड़ी चाहत से मुआनका भी किया था। मगर जब उस बूढ़े ने लबों को जुम्बश दी तो मैं शिश्तर रह गया था। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। वो कैसे बुजुर्गो? मेरे लहजे में हैरानी के साथ तंज की भी आमेजिश थी। वो मुदब्बिराना लहजे में गोया हुआ, बेटा, जिसे आप अपने तई कारनामा समझ रहे हो, वो मेरे नजदीक एक नो आमोज के दरमियाने दर्जे की कार्रवाई है। आम लोगों का सराहना अपनी जगह, मगर आप ईमानदारी से बताएं, जब पत्थर पर पहली गोली चलाने के साथ आपको ये पता चल गया था कि गोली किस तरफ को जा रही है, तो दूसरी गोली चलाने का फायदा? ये सरासर इस बात को जाहिर कर रहा है कि आप में खुद एतमादी की कमी है। हवा भी साकिन थी,
रोशनी आपके मुवाफिक, फिर दूसरी गोली क्यों जाया की? स्नाइपर के लिए एक गोली की कितनी अहमियत होती है, क्या ये बताने की जरूरत है? फिर आपने पहले शीशे के दरमियान में गोली हिट की, दूसरे शीशे पर ये गोली दाएं किनारे पर लगी और तीसरे शीशे पर ये गोली बाएं किनारे पर लगी। मैं खुद करीब जाकर देख कर आया हूँ। ये कौन सी स्नाइपिंग है? सरासर अनाड़ीपन है। और पहली गोली के बाद हर दफा नया निशाना लेते हुए आपने 10 से 15 सेकंड जाया किए। अगला निशाना 1 से 2 सेकंड के अंदर लेना चाहिए था, जबकि स्नाइपर राइफल के बरक्स आपके हाथ में क्लैशनकोफ थी, जो कि ऑटोमेटिक हथियार है। उस बूढ़े की बातों ने मुझे एकदम एहसास दिला दिया कि मैं किसी अहले फन के साथ खड़ा हूँ। इसका मुशाहिदा गजब का था। यकीनन एक ही राइफल से फायर करने वाले अच्छे फायरर की गोलियां एक ही जगह पर लगनी चाहिए, और निशाने को यकीनी बनाने के लिए मैंने वाकई आम हालत के बरक्स ज्यादा वक्त लगाया था। मैंने खफीफ लहजे में जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा, तो बस वही मेरी मिसाल है। मुझे क्या मालूम था कि कोई उस्ताद यहाँ मौजूद है। अगर पता होता तो जरूर एहतियात करता। गो इसके बाद भी आप मेरी गलतियां ढूंढ लेते, मगर ये यकीनी बात है कि ऐसी सूरत में गलतियों की तादाद में थोड़ी कमी जरूर होती। बेटा, हमेशा याद रखो, एक स्नाइपर के लिए जरूरी है कि वो जब भी ट्रिगर प्रेस करे ये सोच कर करे कि उसके पास आखिरी गोली है, जो निशाने पर लगने की सूरत ही में उसका मिशन पाए तकमील तक पहुंच सकता है। मैंने मुतजस्सिस होकर पूछा, वैसे सर आपको कैसे पता चला कि मैं स्नाइपर हूँ? वो हंसा और बोला, जिसने उम्र का बेहतरीन हिस्सा इस शुगल में बिताया हो। ये सवाल उसका मजाक उड़ाने के ही मुतरादिफ है। मैंने पूछा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? आजकल मुझे उमर दराज खान कहते हैं, वैसे कभी इजराइल सानी कहकर पुकारा जाता था। क्या? मैंने बेसाख्ता उसके हाथ थाम कर चूम लिए। वो मेरे उस्तादों के उस्तादों का भी उस्ताद था। उस वक्त पाक आर्मी में स्नाइपिंग के लिए G3 पर टेलीस्कोप साइट लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। वो G3 राइफल से 600 मीटर तक भी एक आदमी की ऐन दोनों आंखों के दरमियान गोली मारने की सलाहियत रखता था। आज की जदीद स्नाइपर राइफल से एक 9 आमोज भी 600 मीटर पर हदफ को आसानी से निशाना बना सकता है, मगर G3 राइफल से 600 के फासले पर किसी आदमी को निशाना बनाना बहुत बड़ा कमाल था। कुजा ये कि उसके सर में गोली मारी जाए। 200 और 300 मीटर के फासले से वो टारगेट पर कोई भी नाम लिख लेता था। इसकी कहानियां आज तक स्नाइपर्स में ज़बान ज़द-ए-आम थीं। वो कभी अपने मिशन को अधूरा छोड़कर नहीं लौटा था। उस्ताद हमें बताते थे कि वो उड़ती हुई मक्खी को भी निशाना बना सकता था। वो हमारे लिए हीरो का दर्जा रखता था। रिटायर्ड होने के बाद वो बज़ाहिर गुमनाम हो गया था, मगर उसके शागिर्द और फिर शागिर्दों के शागिर्द आज तक उसके कारनामों और उसके नाम को जिंदा रखे हुए थे। आप मुझे जानते हैं। उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी, जिसमें गुरूर की बजाय इनकिसारी छुपी हुई थी। मैंने फर्ते अकीदत से कहा, आप मेरे हीरो हैं सर, बल्कि मेरे क्या, हम सब के हीरो हैं। वो बोले, आप लोगों की मोहब्बत है बेटा। उसी वक्त ओवैस ने मुझे आवाज दी, ज़ीशान, हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा सर, इजाजत दें। मैंने एक मर्तबा फिर उसके दोनों हाथों को थाम कर चूमा। मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिलने दोबारा आऊंगा। जरूर बेटा। उसने मुझे खींचकर छाती से लगाया और मेरे माथे पर बोसा देते हुए कहा, लगता है तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे। उसने अपनायत से मुझे आप की बजाय तुम कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुश्किल है सर। मैंने नफी में सर हिलाया। हाँ, अलबत्ता कोशिश जरूर करूंगा। गुड। और जब मिलने आना तो वो मेरा मकान है। उसने थोड़ी दूर मौजूद एक सफेद रंग के पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया। मैं शुक्रिया कहकर मुंतजिर खड़ी वैगन की तरफ पड़ गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।